हेलो दोस्तों, स्पीड 24/7 के यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी आज टॉपिक है और इसमें हम लोग लगभग 100 प्रश्न करने वाले हैं। यह आपका थंबनेल में दिख भी रहा होगा। आज का सुविचार है कुछ, किसी ने घड़े से पूछा कि तुम इतने ठंडे क्यों हो। घड़े का उत्तर था कि जिसका अतीत भी मिट्टी और भविष्य भी मिट्टी, तो उसे किस बात पर गर्मी होगी। तो इस सुविचार से आपको कुछ न कुछ जरूर सीख मिलता होगा। चलते हम लोग क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए लिखा है, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में नहीं है। ठीक से दिखाई दे रहा होगा उसमें। तो निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में नहीं है। देखिए, श्रेणी को ज्ञात करने के लिए इसका सार व अंतर सभी का समान होना चाहिए। जैसे श्रेणी बराबर अगर देखा जाए, श्रेणी को हम लोग AP कहेंगे और श्रेणी बराबर जो होगा A होगा, A प्लस D होगा, A प्लस 2D, A प्लस 3D, इस प्रकार से श्रेणी होगा। अब इसे हम लोग जो है, इसको हम लोग T1, T2, T3, T4 या तो फिर आप AN, A2, AN का A1, A2, A3, A4 इस प्रकार से आप इसे बोल सकते हैं। ये श्रेणी बराबर आपका फार्मूला है A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D। अब जैसे कोई सा वैल्यू होगा 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस प्रकार से, तो इसे हम कहेंगे कि ये जो है ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, ये T4 है, ये T5 है, ये T6 है एंड सो ऑन, कहाँ तक, Tn तक। अब T1 बोलिए या तो फिर इसे आप A1 भी बोल सकते हैं, A1, A2, A3, A4, A5, A6 इस प्रकार से ये जाएगा AN तक। ठीक है। तो किसी भी AP को चेक करने का तरीका क्या होता है कि सबका सार व अंतर जो है वो समान होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल की बात की जाए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस प्रकार से इन सभी का सार व अंतर अगर समान होगा, सबका गैपिंग समान होगा, तो वह AP में होगा। इन सबों में देखा जाए तो सब में एक का गैपिंग है, सब में एक का गैपिंग है। कोई जरूरी नहीं कि सभी में, सभी टर्म में एक ही का गैपिंग हो। और इसी गैप को हम लोग सार व अंतर कहते हैं। सार व अंतर कहा जाता है। इसको हम लोग स्मॉल d से सूचित करेंगे। यानी कि सार व अंतर बराबर फार्मूला हो जाएगा आपका सार व अंतर D बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद T2, पहला पद T1, यानी पहला पद को T1, T2, T3 इस प्रकार से, T1 पहला पद, T2 दूसरा पद, T3 तीसरा पद, इस प्रकार से चलते चला जाएगा। तो किसी को भी AP को दिखाने के लिए उसे हमें पदांतर यानी सार व अंतर सभी का समान होना चाहिए। तब हम कहेंगे कि वह जो पद दिया रहेगा वो सारा का सारा आपका AP में होगा। ठीक है। जैसे विकल्प नंबर A में जो है, यहां आप इसे नोट कर लेंगे, पदांतर। पदांतर को हम लोग सार व अंतर कहते हैं। सार व अंतर इसे D से सूचित किया जाता है। D बराबर होता है T2 माइनस T1, यानी पहला पद माइनस दूसरा पद। ठीक है। तो निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में नहीं है, तो इसका समांतर श्रेणी चेक करने के लिए सभी का गैपिंग जो होना चाहिए वो समान होना चाहिए। अब इसमें देखा जाए, जैसे विकल्प नंबर A में है आपका 21 है, 42, 63 और 84। पहला पद आपका T1 है, ये आपका T1 हो गया, ये T2 हो गया, ये T3 हो गया, ये T4 हो गया। इन सबों को चेक करने के लिए क्या करेंगे, T2 में से T1 को घटाएंगे और सबका अंतर जो होना चाहिए समान होना चाहिए, तभी वह जो होगा AP में होगा। यहाँ से देखा जाए तो 42 में से 21 घटाएंगे, 21 आएगा।
63 में से 42 घटाएंगे तो भी 21 आएगा, 84 में से 63 घटाएंगे तो भी 21 आएगा, यानी सभी का अंतर जो है वो डी है। तब तो ये एपी में हमारा है। विकल्प नंबर बी को देखा जाए, बी में आपका है 11, 9, 7 और 5। इनका गैपिंग देखा जाए T2 माइनस T1, यानी 9 में से 11 को घटाएंगे -2 आएगा, 7 में से 9 को घटाएंगे -2 आएगा, ठीक, 5 में से 7 को घटाएंगे -2 आएगा, यानी सबका जो सार्वय अंतर दिखाई दे रहा है वो सबका सार्वय अंतर समान है। तो ए भी एपी आपका एपी में होगा। विकल्प नंबर सी को देखा जाए, ये सी में हमारा है 5, 7, 9 और 11 इस प्रकार से। क्या ये एपी में है? तो एपी में चेक करने के लिए सबका गैपिंग देखना है, ऐसा नहीं करेंगे कि डी निकालना शुरू करेंगे, चूंकि वस्तुनिष्ठ है, ठीक है। तो इसका गैपिंग देखिए, यहाँ से 2 का गैपिंग है, यहाँ भी 2 का गैपिंग है, यहाँ भी 2 का गैपिंग है, तब तो ये भी हमारा एपी में है। लेकिन विकल्प नंबर जरा डी को देख लें, विकल्प नंबर डी में आपका है 0.3, 0.33, फिर आपका 0.333, 0.333 इस प्रकार से ये जा रहा है। अब जरा इनका गैपिंग देखा जाए, यानी T2 माइनस T1 को हम घटाएंगे, 0.33 में से 0.3 को घटाएंगे तो ये 3 रहेगा, ये 0 होगा, ये 0, यानी कि इसका अंतर जो आपका दिखाई दे रहा है वो 0.03 है। लेकिन ज़रा अब यहाँ से भी अंतर देख लें, इसमें 0.333 में से 0.33 को घटाएंगे, ये आपका 3 हो जाएगा, ये 0, ये 0, ये 0। देखिए यहाँ आपका सार्वय अंतर 0.003 है, जबकि इसमें गैपिंग जो है 0.03 है, जो कभी एक दूसरे का ये सार्वय अंतर समान नहीं हो रहा है। तो इस प्रश्न का जो विकल्प नंबर होगा वो डी होगा, यानी यही जो होगा वो एपी में नहीं होगा। और ऐसे प्रश्न एक एग्जाम्पल में, एक ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में अवश्य दिखेगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चूंकि ये पहला क्वेश्चन था तो थोड़ा सा इसमें ज़्यादा समझाने की कोशिश की गई है। क्वेश्चन नंबर 2, एपी 12, 17, 22, 27 ... का सार्वय अंतर पूछा गया है, और सार्वय अंतर को हम लोग पदांतर भी कहते हैं, और इसे डी से सूचित किया जाता है, और पदांतर बराबर T2 माइनस T1 होता है, यानी दूसरा पद माइनस पहला पद। इसमें से अगर देखा जाए तो ये जो है आपका पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है, इस प्रकार से। तो सार्वय अंतर डी निकालने के लिए क्या करेंगे, T2 माइनस T1 निकालेंगे। दूसरा पद आपको है 17 और पहला पद है आपका 12, 17 में से 12 चला जाएगा, 5 बचेगा, यानी इसका सार्वय अंतर जो होगा वो 5 होगा। विकल्प नंबर जो होगा सी होगा। क्वेश्चन नंबर 3, 3, 13, 23 का सार्वय अंतर क्या होगा, डी पूछा है, तो सार्वय अंतर बराबर T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, यानी 13 में से 3 को घटाएंगे तो 10 होगा, यानी इस प्रश्न का विकल्प नंबर जो होगा सी होगा। और ऐसे प्रश्न 1 नंबर का अवश्य आपको एग्जाम में दिखाई देगा। सार्वय अंतर एक प्रश्न आता ही है और आएगा भी। क्वेश्चन नंबर 4, एपी 4, 10, 16, 22, 28 का सार्वय अंतर होगा। तो सार्वय अंतर निकालने के लिए हमेशा दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी कि इसका जो सार्वय अंतर होगा वो 6 होगा, यानी इस प्रश्न का विकल्प नंबर जो होगा वो बी होगा। क्वेश्चन नंबर 5, समांतर श्रेणी का सार्वय अंतर है। सार्वय अंतर डी बराबर होगा T2 माइनस T1। T2 आपका ये देखिए T1 है, ये T2 है, ये आपका T3 है, ये आपका T4 हो गया, इस प्रकार से। तो T2 आपका -6 है, माइनस T1 आपका -10 है। अब हो गया -6, ये माइनस माइनस प्लस 10, 10 में से 6 चला जाएगा तो आपका बचेगा 4, यानी इसका सार्वय अंतर जो होगा वो 4, यानी इस प्रश्न का विकल्प नंबर जो होगा वो बी होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में देखा जाए, यदि x + 2, ये काफ़ी VVI क्वेश्चन है, मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यानी MVVI। ये प्रश्न एग्जाम में एक अवश्य दिखाई देगा, 100% ये रहेगा क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन लिखा है कि ये जो पद दिया गया है x + 2 है, और ये 3x है, और ये 4x + 1 है। क्या इसको हम लोग T1 कहेंगे, इसको T2 कहेंगे, और इसको T3 कहेंगे। ये T1, T2, T3। हमें कहा है कि जब श्रेणी में अगर ये पद दिया गया है तो यहाँ से x का वैल्यू पूछा जा रहा है कि x का मान क्या होगा, ठीक है। तो x का मान निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2 होगा, ठीक है। तो T2 का मान जो दिखाई दे रहा है हमारा वो 3x है,
3x माइनस T1 का मान जो है x प्लस 2 है बराबर T3 का जो वैल्यू है वो 4x प्लस 1 माइनस T2 का मान जो है वो आपका 3x है। अब इसे आगे बढ़ाएंगे तो 3x माइनस x और माइनस प्लस माइनस 2 बराबर यहाँ 4x में से 3x चला जाएगा तो सिर्फ x बचेगा और प्लस 1 होगा। अब 3x में से 1x चला जाएगा 2x, ये प्लस में x है, ये माइनस में आ जाएगा 1, अब माइनस में 2 है, इस तरफ आकर के प्लस हो जाएगा। 2x में से 1x चला जाएगा 1x बचेगा और 2 और 1 3 बचेगा। यानी यहाँ से हमारा x का वैल्यू जो आया वो 3 आया है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो विकल्प नंबर होगा वो C होगा। ऐसे प्रश्न एग्जाम में एकदम निश्चित है कि दिखाई देगा और ये प्रश्न आएगा ही। ठीक है, तो इस प्रश्न को ऐसे बनाने के लिए क्या करेंगे, जब भी x का वैल्यू पूछेगा T2 माइनस T1 और T3 माइनस T2 यानी दूसरे पद को पहले पद से घटाएंगे और तीसरे पद को दूसरे पद से घटाएंगे और घटा करके आपको व्यंजक को हल कर लेना है। जो मान आएगा वही आपका x का वैल्यू होगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए लिखा है कि समांतर श्रेणी का सार्वय अंतर है। सार्वय अंतर d बराबर T2 माइनस T1 होता है। अब पहला पद जो आपका दिखाई दे रहा है ये आपका T1 है, ये T2 है, T3 है और ये T4 है। इसे आप A1 भी कह सकते हैं, A2, A3, A4। तो कहीं पे आपको क्वेश्चन आएगा T1 या A1 AN या TN या AN, तो उसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। सार्वय अंतर पूछा है T2 आपको है -4 माइनस T1 आपका है 0, यानी -4 में से 0 घटाएंगे तो वो -4 ही रहेगा। या तो फिर आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं -8 माइनस फार्मूले में और T2 का वैल्यू है -4, -8 + 4 यानी कि ये भी होगा -4। यानी इस प्रश्न का जो विकल्प नंबर होगा वो C होगा, सार्वय अंतर -4 होगा। अब लिखा है कि समांतर श्रेणी 25, 20, 15 का कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक पद है। ऐसा कौन सा पद जहां पे प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेगा कि कौन सा पद, वहां हम समझेंगे कि हमें n की वैल्यू प्राप्त करनी है। निकालना क्या होगा, n निकालना होगा। समांतर श्रेणी 25, 20, 15 का कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक पद है। ऐसा कौन सा पद लिया जाए कि प्रथम ऋणात्मक पद होगा। तो 25, 20 और 15 ये डॉट 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 इस प्रकार से एपी में दिया गया है। तो यहाँ से a का जो वैल्यू होगा वो 25 होगा, d का जो वैल्यू होगा वो -5 होगा, T2 माइनस T1। अब पूछा है कि कौन सा पद ऋणात्मक होगा, कौन सा प्रथम पद जो होगा वो ऋणात्मक होगा। इसमें ऐसा सवाल पूछा है। अब ये 20 है, 25, 15 ऐसे ऐसे जाते रहा है, तो इसे हम लॉजिकली भी कर सकते हैं, इसे बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कैसे, देखिए ये 25 से शुरू हुआ है और गैपिंग है कितना का, 5 का। तो अगर यहाँ से इसको हम शुरू करेंगे 25, 20, 15, 10, 5 के बाद हमारा 5 का ही तो गैपिंग था ना, तो 5 के बाद जो हो जाएगा फिर यहाँ से हमारा नेगेटिव आएगा। अब नेगेटिव चाहे जो भी आए तो इसमें से टर्म को भी गिन सकते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5 और 1 6, यानी 6वां पद जो होगा वो आपका प्रथम पद ऋणात्मक होगा। तो कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिसे आप ज्ञात नहीं भी कर सकते हैं, नहीं भी सॉल्यूशन कीजिएगा फिर भी आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये लॉजिकली तरीके से आपको सोचना होगा कि हमें कौन सा पद ऋणात्मक होगा। तो पहले हम सोच के देखें कि ये जो एपी हमारा दिख रहा है कि 25, 20, 15, 10 और 5, गैपिंग जो है सार्वय अंतर -5 का है, तो इससे हम 5 5 कमाते चले जाएंगे। तो 25 से 20 होगा, 20 से 15 होगा, 15 से 10, 10 से 5, 5 से फिर क्या होगा। अब 5 जब पॉजिटिव है तो हमेशा नेगेटिव जाना है, तो नेगेटिव टर्म होगा। नेगेटिव टर्म यानी कि कहने का मतलब इसमें हमको घटाना होगा, 5 में फिर से घटाना होगा, माइनस तो माइनस में आएगा। तो ये छठे पद पे जो होगा वो हमारा प्रथम पद ऋणात्मक होगा, यानी इस प्रश्न का विकल्प नंबर जो होगा वो ए होगा। आप इसे बना भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है कि जब एपी के प्रथम पद 2 है और सार्वय अंतर 3 है तो एपी के 3 पद लिखिए। और एपी बराबर जो आपको बताया गया है कि ए है a + d, a + 2d। ठीक है, हमारा दिया गया है a, तो a दिया गया है तो a आपका कितना है, 2 है, ये पहला पद निकल चुका। फिर दूसरा हम निकालेंगे तो 2 और d कितना दिया हुआ है, 3। फिर आपका है यहाँ a 2 + 2 × d 3 है, यानी कि ये हो जाएगा 2, ये 2 3 5 होगा और ये 2 3 6 और 6 और 2 8 हो जाएगा। यानी कि एपी के 3 पद होंगे, 2 5 और 8 होगा। 2 5 8 विकल्प नंबर हमारा बी में दिखाई दे रहा है। चूँकि देखिए ऑब्जेक्टिव सवाल है तो इसे हमें कम समय में
करना होता है। समांतर श्रेणी 54, 51, 48, 45 का 10वां पद पूछा है, यानी nवां पद। nवां पद को Tn या An कहते हैं, और Tn या An बराबर जो होता है वो होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, ये Tn का फार्मूला है। समांतर श्रेणी इतना का 10वां पद पूछा है, तो a का वैल्यू जो हो जाएगा वो 54 होगा। d का मान T2 माइनस T1, 51 में से 54 को घटाएंगे तो आपका -3 होगा। हमारा 10वां पद पूछा है, यानी कि T10 का वैल्यू पूछा है कि क्या होगा। अब एक यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के लिए आपको करना क्या होगा कि कम समय में हम कैसे बना सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए T2 कहेगा, तो T2 कहेगा तो सिर्फ क्या करना है कि a प्लस डी लिखेंगे। अब a प्लस डी कैसे लिखेंगे, इसकी थोड़ा सा हम जानकारी दे देते हैं कि किस प्रकार से ये काम करेगा। Tn, n के जगह पे 2 है, और Tn बराबर फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी a होगा, n के जगह पे हम 2 रखेंगे -1, और ये सिर्फ d होगा। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा a, 2 में से 1 चला जाएगा 1d, यानी इसको हम लिख सकते हैं a प्लस डी। T2 2 रहेगा तो यहाँ a प्लस डी होगा। ठीक इसी प्रकार से अगर T3 रहता तो a प्लस 2d होता, T4 रहता तो a प्लस 3d होता, अगर T5 रहता तो a प्लस 4d होता, यानी एक कमाते चला जाना है। T5 है तो d के साथ एक कमाते चले जाएंगे, बाकी a वैसे ही रहेगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ 10वां पद पूछा है, तो इसे हम T10 बराबर डायरेक्टली लिख सकते हैं कि a प्लस 9d होगा। अब a का वैल्यू जो है हमारा 54 है, 9 और d का वैल्यू -3 है, तो इसे 54 प्लस माइनस माइनस 9 3 27, 54 में से 27 जाएगा तो आपका 27 बचेगा, यानी इस प्रश्न का विकल्प नंबर जो होगा वो ए होगा। क्वेश्चन नंबर 11, समांतर श्रेणी 2, 6, 10, 14 का कौन सा पद 82 है। कौन सा पद पूछा है कि 82 होगा, कौन सा, जहां पे वाट का निशान आएगा प्रश्नवाचक चिन्ह, वो समझना है कि वो हमें n पूछा जा रहा है कि कौन सा पद 82 होगा। यानी आपका ये जो दिया गया है 2 है, 6 है, 10 है, 14 है, ये एपी में है, और ये पूछा है कौन सा पद 82 होगा, 82 होगा, यानी 91 का वैल्यू पूछा जा रहा है कि ये कितना होना चाहिए, 82 होना चाहिए, यानी Tn हमारा दिया गया है। तो Tn बराबर फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है Tn बराबर। अब देखिए a का वैल्यू जो है Tn, कौन सा पद 82 है, यानी 82 जो है आपका Tn दिया गया है। a का वैल्यू आपका यहाँ से 2 निकल करके आ जाएगा, n हमें मालूम नहीं है, d का मान यहाँ से हमें 4 होगा, तो 82 बराबर 2 प्लस 4 में n से 4n और -4, यानी कि यहाँ से 82 बराबर 2 में से 4 को घटाएंगे -2 प्लस 4n, ये माइनस में है उस तरफ जा करके प्लस हो जाएगा, 84 ये 4n, 21 चौके 84, यानी 21 का मान जो होगा वो 21 होगा। 21वां पद जो होगा वो 82 होगा। 21वां पद इस प्रश्न का जो विकल्प नंबर होगा वो सी होगा। आप इसे इस प्रकार से भी करते चले जाएंगे, 2 6 8, 2 6 10 14, कितना का गैपिंग है, सब में 4 4 का गैपिंग है, 4 4 बढ़ाते चलेंगे, ऐसा 82 वहाँ तक पहुँचेगा जो उसमें कितने पद होंगे, 21 पद होंगे। तो इस प्रश्न का जो विकल्प नंबर होगा वो सी होगा, सी। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या कितनी है। 0 से 50 के बीच विषम संख्या का पूछा जा रहा है कि कितने विषम संख्या होंगे, तो 25 विषम संख्याएं होंगी और 25 सम संख्याएं होंगी। 1 से 100 तक में पूछ लेता है कि 1 से 100 तक में कितनी विषम संख्या होगी, तो 50 विषम संख्या और 50 सम संख्या होगा। देखिए फिर से ये क्वेश्चन पूछा है, इस टाइप के प्रश्न एकदम एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी भी आई है। समांतर श्रेणी कौन सा पद 78 है, यानी हमें n पूछा है और ये Tn दिया हुआ है 78 है, तो Tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और Tn का वैल्यू जो दिया गया है वो है आपका 78। a का मान उसमें से आपका निकल के आ जाएगा 3 प्लस n मालूम नहीं है, d का मान वहाँ से आएगा 5, तो ये 78 बराबर 3 प्लस 5n माइनस 5, 78 बराबर 3 में से 5 चला जाएगा -2 प्लस 5n, 78 और 2 उस तरफ जो 2 जाएगा तो 80 बराबर ये 5n, 16 पचे 80, यानी n का मान जो होगा वो 16 होगा। 16वां पद जो होगा वो 78 होगा। ऐसे से प्रश्न भी 1 नंबर का प्रश्न ही होता है और ऐसे 1 नंबर में आएंगे भी। ऐसे लग रहा है कि 2 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा समांतर श्रेणी और श्रेणी जो होता है वो इसका सॉल्यूशन लॉन्ग होता है, तो बेहतर ज़्यादा होगा कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा।
वह AP निर्धारित करें जिसका तीसरा पद 5 और सातवां पद 9 है। देखिए कितने बड़े बड़े प्रश्न वस्तुनिष्ठ में डाले जाते हैं। पूछा है कि वह AP निर्धारित करना जिसका तीसरा पद 5 है और सातवां पद 9 है। तीसरा पद यानी T3 आपका 5 है और सातवां पद आपका 9 है। तो यहाँ से हम चलेंगे T3 यानी कि A प्लस आपका 2D बराबर 5 हो जाएगा। इसे आप इक्वेशन 1 मान लें। फिर से आपका है T7 तो A प्लस ये हो जाएगा 6D बराबर 9, ये आपका इक्वेशन 2 हो जाएगा। अब इन दोनों समीकरण को आपको निकालना पड़ेगा हल करके, यानी समीकरण 1 और 2 को अगर हम हल करेंगे तो घटाने पर कर लिया जाए A प्लस 6D बराबर 9, इसे घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, ये कटेगा, यहाँ हो जाएगा -4D, यहाँ हो जाएगा आपका 9 में से 5 चला जाएगा तो -4, माइनस माइनस कटेगा, यानी कि यहाँ से D का मान जो आएगा 1 आएगा। अब D का मान जो है 1 आएगा तो समीकरण 1 या 2 में रख लेंगे। तो 1 में रखेंगे तो A प्लस 2 गुने 1 बराबर 5, यानी कि यहाँ से A प्लस 2 बराबर 5, यानी कि यहाँ से A बराबर हमारा मान जो आएगा वो 3 आएगा। अब हमें ये अभी A का मान और D का मान प्रथम पद और सार्वंतर आया है। अब हमें कह रहा है कि AP को निर्धारित कीजिए। तो AP निर्धारित करने के लिए AP बराबर आपका होता है A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 4D। तो A का वैल्यू जो आया है 3 आया है, A प्लस D यानी 3 और प्लस D का वैल्यू 1 और फिर A प्लस यानी कि 3 प्लस 2 गुने 1, तो ये हो जाएगा 3, 3 अब 1 4 और 2 एकम 2 और 3 5, यानी 3 और 4 5 जो होगा 3 4 5, इसी प्रकार से और आगे चलता चला जाएगा। जो 3 4 5 हमारा विकल्प नंबर ए में दिख रहा है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर जो होगा वो ए होगा। AP का निर्धारित 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार से होगा। प्रश्न संख्या 15 में देखिए AP का पहला पद 2 दिया गया और पहला पद को A कहते हैं, सार्वंतर को D कहते हैं, ये दिया गया। 8वां पद पूछा है, यानी हमारा T8 पूछा है। और जब 8वां पद है तो इसे हम क्या लिखेंगे A प्लस 7D, 1 को घटा देना है D के साथ, A जैसे वैसे ही रहेगा और D में से जैसे 1 घट जाएगा, ठीक है। अब A का वैल्यू आपका है 2 7, D का वैल्यू है 3, 3 7 21, 21 और 2 23, यानी इस प्रश्न का विकल्प नंबर जो होगा वो C होगा। क्वेश्चन नंबर 16, समांतर श्रेणी 10 7 4 का 30वां पद बराबर है। अब ये पूछा है कि कौन सा ऐसा समांतर श्रेणी होगा जो 10 7 4 का 30वां पद इसके बराबर होगा, यानी इन सारे ऑप्शनों से बराबर होगा किसी एक के। तो इसे हमको ज्ञात करना पड़ेगा कि 30वां पद बराबर है। तो 10 7 और 4 ये ऐसा है, ऐसा समांतर श्रेणी का 30वां पद बराबर है। तो 30वां पद बराबर कौन सा होगा, तो हमें निकालना होगा T30, 30वां पद बराबर होगा, यानी कि T30 कहने का मतलब है A प्लस 29D। A का वैल्यू जो होगा 10 होगा, 29 और D का वैल्यू यहाँ से आपका -3 होगा, 10 9 3 27 बच जाएगा 2, 3 दूना 6 और 2 8, 87 में से 10 को घटाएंगे -77, यानी 30वां पद जो होगा वो -77 होगा। इस प्रश्न का विकल्प नंबर जो होगा वो D होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, समांतर श्रेणी 1 4 7 10 का कौन सा पद 88 है। फिर से पूछा है कौन सा पद जो होगा 88 होगा, कौन सा पद, यानी n पूछा है, ये Tn दिया हुआ है। तो Tn बराबर A प्लस n-1 इंटू D, Tn 88 है, A की वैल्यू हो जाएगा आपका 1 प्लस n हमें मालूम नहीं है, यही तो कौन सा पद पूछा है, D का मान 3 हो जाएगा, यानी ये 88 बराबर 1 प्लस 3n-3, 88 बराबर 1 में से 3 को घटा लेंगे, आपका होगा -2 और प्लस 3n, 88 और 2 ये हो जाएगा 90 बराबर 3n, ये आपका 30 3 90, यानी n का वैल्यू जो हो जाएगा वो 30 होगा। इस प्रश्न का विकल्प नंबर जो होगा वो C होगा, यानी 30वां पद जो होगा वो 88 होगा। क्वेश्चन नंबर 18, 21 18 15 का कौन सा पद शून्य है। कौन सा पद, जैसे ही कौन पूछेगा हमेशा पद, और पद का मतलब n, यानी उसकी टर्म कितनी होगी, यानी पद का मतलब n होगा। तो फिर से हमें निकालना होगा कौन सा पद शून्य है। तो Tn आपका क्या दिया गया, शून्य दिया गया, कौन सा पद शून्य यानी 0 है। A का वैल्यू वहाँ से आपका 21 हो जाएगा, n मालूम नहीं है, D का वैल्यू वहाँ से आपका -3 होगा, 0 21, देखिए ये प्लस माइनस -3n माइनस प्लस 3, यानी 0 बराबर 21 और 3 हो जाएगा 24 -3n, ये प्लस में 24 है, इस तरफ आएगा -24 हो जाएगा, -3n माइनस से माइनस कटेगा, 8 3 की 24, यानी n का मान जो होगा वो 8 होगा। 8वां पद जो होगा वो आपका शून्य होगा, 8वां पद 0 होगा।
क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, समांतर श्रेणी 80, 76, 72, 68 का कौन सा पद शून्य है। सेम सवाल है, सिर्फ डाटा चेंज है। कौन सा पद शून्य, यानी टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन आपका 0 हो जाएगा, ए का वैल्यू 80 है, एन हमें मालूम नहीं है, डी का मान जो होगा वो आपका 76 और 80 यानी -4 आपका सार्वंतर होगा। गैपिंग यहाँ देख लीजिए, -4 का गैपिंग है, यहाँ भी -4, यहाँ भी -4, ठीक है। तो ये 0 बराबर 80 प्लस माइनस -4n और -+4 हो जाएगा। 80 और 4 हो जाएगा यहाँ से 84 -4n बराबर 0। 84 को इधर लेके आ जाएंगे, माइनस होगा, -4n माइनस 21 चौके 84 यानी n का मान जो होगा वो 21 होगा, यानी 21वां पद जो होगा वो आपका शून्य होगा। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में है, यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद और समांतर श्रेणी का सामान्य पद 6 - 4n है तो इसका सार्वय अंतर पूछा जा रहा है। तो इस जो सामान्य पद यानी कि ये आपका जो दिया गया है वो tn है। अब tn दिया गया है, इसका सार्वय अंतर पूछा जा रहा है। तो जब भी ऐसे पद दिए रहेंगे सामान्य पद, nवां पद को सामान्य पद कहा जाता है, जो tn का यानी श्रेणी का व्यापक रूप होता है। तो 6 - 4n है। अब 6 - 4n में इसका हमेशा जो हमें पूछा है वो सार्वय अंतर पूछा है कि क्या होगा, d का वैल्यू है। तो देखिए जब भी ऐसा रहेगा तो हम n का मान यहाँ से 1 2 3 4 5 इस प्रकार से 1 2 3 4 5 अपनी मर्जी से रख सकते हैं। यानी कि अगर हम t1 का मान रखेंगे तो 6 - 4 × 1 यानी कि 6 में से 4 चला जाएगा तो आपका 2 बचेगा, 2। ठीक उसी प्रकार से t2 निकालेंगे तो 6 - 4 × 2, ये 4 दूना 8 में से 6 चला जाएगा तो -2 होगा। ठीक इसी प्रकार से t3 निकालिएगा, 6 - 4 × 3, 4 ये 12 में से 6 चला जाएगा तो आपका क्या बचेगा, -6 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें सार्वय अंतर पूछा है, यानी कि ये हमें AP का जो निर्माण होगा वो 2 होगा, -2 होगा, -6 होगा। तो यहाँ से सार्वय अंतर निकालने के लिए क्या करेंगे, t2 - t1 होगा। तो t2 का वैल्यू जो होगा -2 और t1 का वैल्यू आपका 2 होगा, 2 में से 2 यानी -4, यानी इस प्रश्न का विकल्प नंबर जो होगा वो C होगा। क्वेश्चन नंबर 21, और क्वेश्चन नंबर 21 के बाद आपसे एक विनती है, इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहे। समांतर श्रेणी 5 8 11 14 का 12वां पद पूछा है कि 12वां वैल्यू क्या होगा। ठीक है, 12वां पद यानी T12 हमको निकालना है। तो T12 यानी A प्लस हमें पूछ रहा है 11D। A का मान वहाँ से आपका 5 होगा, 11D का मान आपका 3 हो जाएगा, 11 × 33 और 5 ये 38, यानी 12वां पद जो होगा वो 38 होगा। इस प्रश्न का विकल्प नंबर जो होगा वो B होगा। क्वेश्चन नंबर 22, यदि समांतर श्रेणी का nवां पद, अब देखिए nवां पद को Tn या हम लोग क्या कहते हैं, An कहते हैं, और Tn या An हमारा दिया गया है 9 - 5n। तो हमें पूछा है कि A7 यानी T7 का वैल्यू क्या होगा। तो A7 कहने का मतलब है कि A प्लस क्या हो जाएगा, 6D, A प्लस 6D का मान पूछा है हमसे। अब हमें जो हमारा Tn जो दिया गया है, An जो दिया गया है आपका 9 - 5n, तो यहाँ से हम n के जगह पे 1 2 3 4 1 2 3 4 5 रखेंगे, वहाँ से वैल्यू निकालेंगे जो AP का ज्ञात होगा, और वहाँ से फिर A और वैल्यू जो आएगा 7वीं पद निकल जाएगा। तो A1 का मान अगर निकालना चाहेंगे तो 9 - 5 × 1 यानी 5 में से 9 चला जाएगा, 4 हो जाएगा। A2 का वैल्यू निकालेंगे 9 - 5 × 2 -1 हो जाएगा। A3 का वैल्यू निकालेंगे 9 - 5 × 3, 15 में से 9 चल जाएगा, -6 बचेगा। यानी इस प्रकार से हमें जो श्रेणी दिखेगा यानी AP दिखेगा वो 4 होगा, -1 -6 होगा। यहाँ से A की जो वैल्यू हो रहा है हमारा 4 हो रहा है, प्लस 6 × D का जो मान होगा T2 - T1, दूसरा पद माइनस वाला पद, तो -4 और -1 हो जाएगा आपका -5, यानी कि 4 और प्लस माइनस -6 × 5 30 में से 4 चला जाएगा, -26। तो इस प्रश्न का विकल्प नंबर जो होगा वो B होगा। ठीक है, A7 का वैल्यू यानी T7वीं पद पूछा जा रहा था कि क्या होगा, तो T7वां पद जो होगा वो -26 होगा। क्वेश्चन नंबर 23 में देखें, समांतर श्रेणी 216 का मध्य पद पूछा है कि बीच वाला टर्म क्या होगा। तो मध्य पद निकालने के लिए देखिए, मध्य पद बराबर हम लिखेंगे प्रथम पद प्लस अंतिम पद और बटा 2, वो उसे हम लोग मध्य पद कहेंगे। तो प्रथम पद इसमें 6 है और अंतिम पद हमारा 216 है, बटा 2 करेंगे, 216 और 6 हो जाएगा आपका 222 बटा 2 यानी 111 होगा। यानी इस प्रश्न का विकल्प नंबर जो होगा वो C होगा। कभी श्रेणी का मध्य पद जब पूछा जाएगा तो मध्य पद बराबर प्रथम पद प्लस अंतिम पद,
मिडिल टर्म जब पूछेगा प्रथम पद प्लस अंतिम पद होगा। तो इसका जो मध्य पद जो होगा वो प्रथम पद प्लस क्या हो जाएगा, अंतिम पद बटा 2। तो ये श्रेणी जो दिया गया था 6, 13, 20, 216 का मध्य पद यानी बीच वाला टर्म क्या होगा, तो मध्य पद जब भी पूछेगा, मध्य पद के जगह पे इसमें समांतर माध्य भी लिखा जा सकता है, समांतर माध्य या मध्य पद। तो क्या होगा, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2 होगा, यानी फर्स्ट वाला को जोड़ देना है और लास्ट वाला को जोड़ देना, 2 से भाग कर देना है। तो इस प्रश्न का जो विकल्प नंबर होगा वो सी होगा। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। देखिए, यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 13 है और सार्व अंतर -4 है तो इसके प्रथम 10 पदों का योग क्या होगा। अब थोड़ा 10 पदों का योग की बात किया जाए तो ये ऐसे रहेगा 1 + 2 + 3 + 5 + 6 + 7, इस प्रकार से इसको हम लोग योग कहते हैं, जिसे हम लोग इसे एसेन भी कहा जाता है। n पदों को योग को एसेन कहा जाता है। n पदों के योग को क्या कहेंगे, एसेन कहेंगे। ठीक है, तो किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 13 दिया गया है। एसेन बराबर 2 फार्मूले होते हैं, इसे थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। यदि प्रथम पद एवं सार्व अंतर तथा nवां पद यानी Tn, प्रथम पद यानी A, सार्व अंतर D तथा nवां पद Tn दिया रहे तो n पदों का योग जो होगा Sn बराबर n/2 × A + L होगा। और L को हम लोग क्या कहते हैं, तो L को Tn या An कहते हैं। ठीक है, एक फार्मूला ये भी है, Sn बराबर n पदों का योग Sn बराबर n/2 × 2A + n-1 × D, ये Sn का फार्मूला है। ठीक है, तो यहाँ लिखा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 13 है और सार्व अंतर -4 है तो इसके प्रथम 10 पदों का योग पूछा जा रहा है, यानी प्रथम 10 पदों का योग S10 बराबर होगा n/2 × 2A + n-1 × D। ठीक है, ये फार्मूला होगा। अब यहाँ से S10 यानी n का वैल्यू जो है 10 है बटा 2 × 2, यहाँ से A का जो मान हमारा दिख रहा है प्रथम पद वो 13 है, प्लस n का वैल्यू 10 -1 और D का मान आपका -4 है। तो ये कटेगा 5 बार में, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 5 × 13 दूना के ये हो जाएगा 26 और 10 में से 1 चला जाएगा तो 9 होगा और ये प्लस और यहाँ माइनस, 9 चौके हो जाएगा आपका 36। ये हो गया 5 × 26 में से 36 चला जाएगा तो -10, 10 बचे आपका होगा -50, यानी इस प्रश्न का विकल्प नंबर जो होगा वो बी होगा, -50 होगा। 1 से 100 तक सभी प्राकृत संख्याओं का योग, सभी प्राकृत संख्याओं का योग पूछा है, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से आपको करना है। 1 से 100 तक सभी प्राकृत संख्याओं को जोड़ना है, जोड़ने से क्या आएगा। तो देखिए, सभी प्राकृत संख्याओं का योग बराबर एक फार्मूला नोट करेंगे, प्राकृत संख्याओं का योग Sn बराबर n × n+1/2 होता है। प्राकृत संख्याओं का योग बराबर, तो 1 से 100 तक में हमको जोड़ना है, तो n कितना होगा, 100 तक जोड़ना है तो n 100 होगा, यानी n की जगह पे 100 रखेंगे, 100 + 1 होगा और बटा 2 होगा, ये 50 बार में कटेगा, यहाँ हो जाएगा 50 और यहाँ हो जाएगा 101। 101 में 50 से गुना करेंगे तो हमें आएगा 50। ठीक है, यानी इस प्रश्न का विकल्प नंबर जो होगा वो आपका बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चले। देखिए, किसी एपी के 3 क्रमागत पद, तो x का मान पूछा जा रहा है और ये क्वेश्चन जो है वो VBI है। क्या सही नहीं आ रहा है क्या? अब देखिए, 3 क्रमागत पद हैं, ये आपका T1 हो गया, ये आपका T2 हो गया और ये आपका 3 हो गया, T3। जब भी ऐसे प्रश्न रहेंगे और x का वैल्यू पूछेगा तो हमें कुछ करना नहीं है, बस T2 - T1 और T3 - T2 करेंगे, x का मान जब भी निकालना हो, और ये प्रश्न एग्जाम में आने वाले हैं और आएंगे भी। T2 का मान आपका 8x है, T1 का मान आपका 5x + 3 है, बराबर T3 का मान आपका 9x + 3 है और T2 का मान जो है वो 8x है।
अब यहाँ से हो जाएगा 8x माइनस 5x माइनस 3, 9x प्लस 3 माइनस 8x, यानी कि 8x में से 5x चला जाएगा 3x माइनस 3, 9x में से 8x चला जाएगा x प्लस 3 होगा। अब x उस तरफ चला जाएगा तो ये 2x हो जाएगा और 3 माइनस इधर आकर के प्लस हो जाएगा, यानी 2x बराबर 6, x का मान जो यहाँ से होगा वो 3 होगा, यानी इस प्रश्न का विकल्प नंबर जो होगा वो A होगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखें, जिस एपी में कोई अंतिम पद ना हो, जिस एपी में कोई अंतिम पद ना होगा उसे क्या कहेंगे? तो देखिए एपी को जो होते हैं वो दो टाइप होते हैं, एपी के दो टाइप, एक होता है फिनाइट टाइप, फिनाइट एपी जिसको हम लोग परिमित एपी कहते हैं, परिमित एपी, ठीक है, और एक होता है इनफिनाइट एपी जिसको हम लोग अपरिमित कहते हैं। अब परिमित एपी क्या है? परिमित को हम लोग सीमित भी कह सकते हैं, सीमित एपी, और अपरिमित को असीमित भी कह सकते हैं, असीमित एपी। अब परिमित एपी में क्यों कौन कौन से टर्म आएंगे? यानी वैसे टर्म जो कभी अंत होगा ही नहीं, जो अंत तक चला जाएगा, जैसे 1 2 3 4 5 डॉट 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 ये 10 तक गया तो ये फिनाइट एपी है, जो एक स्थान तक जाकर के कहीं जाकर के किसी संख्या तक रुकेगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे? फिनाइट एपी कहेंगे, परिमित एपी कहेंगे। और अपरिमित एपी वैसा एपी होगा जो 1 से चालू हुआ, 2 3 4 5 इस प्रकार से जा रहा है, ये कहाँ तक जाएगी इसकी कोई सीमा नहीं है, उसे ही हम लोग इनफिनाइट एपी कहेंगे। तो इस प्रश्न में कहा है कि जिस एपी में कोई अंतिम पद नहीं हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? अपरिमित एपी या असीमित एपी कहेंगे, यानी इस प्रश्न का विकल्प नंबर जो होगा वो बी होगा। किसी एपी का सार्वयंतर होता है, हम किसी एपी का सार्वयंतर क्या केवल धनात्मक होगा या केवल ऋणात्मक या केवल शून्य या तीनों कथन सत्य है? एपी का जो सार्वयंतर होता है वो पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और शून्य भी होता है। जैसे 1 2 3, इसका डी जो है से कितना दिख रहा है? 1 दिख रहा है, 1 1 1, इसका डी कितना दिख रहा है? 0 दिख रहा है। अब मान लीजिए कि यहाँ 1 रहता और यहाँ आपका -2 रहता, इस प्रकार से एपी को अगर हम निर्माण करते हैं तो हम लोगों ने देखा इतने सारे प्रश्न में भी कि डी का मान कभी माइनस में आ रहा है, कभी शून्य आ रहा है, कभी धनात्मक आ रहा है। तो इस किसी एपी का सार्वयंतर जो होगा वो केवल धनात्मक भी होगा, ऋणात्मक भी होगा, शून्य भी होगा, यानी इस प्रश्न का जो विकल्प नंबर होगा वो डी होगा, यानी तीनों का तीनों कथन ये सत्य है। क्वेश्चन नंबर 29, दिए गए एपी सार्वयंतर क्या है? अब ये दिए गए एपी है, एपी आपका दिया गया है 3 1 -1 -3। अब इसमें सार्वयंतर पूछा है तो सार्वयंतर डी बराबर होता है T2 - T1, T2 माइनस T1। अब T2 का मान 1 है और T1 का मान -3 है, ये आपका आ गया क्या? -2, यानी इस प्रश्न का विकल्प नंबर जो होगा ये होगा। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में कौन एपी में नहीं है? अब एपी में नहीं है ऐसा भी चेक करने के लिए प्रश्न आपको आएगा। एक चेक करने के लिए सबको गैपिंग देखना होगा। इसकी गैपिंग देखा जाए तो यहाँ से कितना का गैपिंग है? 6 का। यहाँ इसको गैपिंग देख लीजिए, यहाँ भी 6, यहाँ भी गैपिंग देख लीजिए 6, तब तो ये एपी में है। इसका गैपिंग देखिए, इसमें से इसको गैपिंग घटाएंगे तो ये प्लस कितना का गैपिंग हो जाएगा? 4 का। नहीं होगा कैसे? -2 2 -2 2, फिर से -2 2 -2, इस प्रकार से ये चलता रहा है। अब देख लेना होगा चेक करके, हो सकता है कि 2 टर्म तक गैपिंग समान हो, तीसरा में समान नहीं हो। तो T2 - T1 यानी 2 माइनस और -2 को घटाएंगे तो 2 + 2 यानी कि ये 4 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ये 4 का गैपिंग है। अब जरा यहाँ से भी देख लें तो जैसे यहाँ है वैसा यहाँ भी तो है, ये देखिए 2 2 का पेयर बन रहा है, ये देखिए 2 2 का पेयर बन रहा है, तो ये भी आपका एपी में है, ठीक है। इसे देख लें, यहाँ का गैपिंग हमारा जो दिख रहा है वो 3 का है, यहाँ भी 3 का है, यहाँ भी आपका 3 का है। लेकिन इसमें ज़रा देख लेते हैं डी वाला में 3 है, 1 है, -1 है, -3 है। T2 - T1 1 - 3 आपका -2, क्या इसमें से भी इसको घटाने से -2 आ रहा है? -1 -1 -2, इसमें से भी घटा के देख लेते हैं, -3 -1 यानी -3 + 1 यानी -2, यानी यहाँ भी यानी कि तीनों का तीनों जो है ये एपी में, चारों का चारों विकल्प एपी में है। लेकिन इसमें सवाल पूछा है कि कौन एपी में नहीं है, यानी कि ये ऑप्शन ही गलत है, यानी इसके विकल्प जो होंगे वो सारा का सारा आपका एपी में होगा, ठीक है। इसे भी आप चेक करके देख सकते हैं, 1 मिनट इसे भी चेक करके देख ही लेते हैं। T2 - T1 यानी 2 + 2 ये 4, यहाँ भी है वहाँ भी है, यानी सारा का सारा इसका होगा।
कौन सा पद -81 है? -81 कौन सा पद, यानी हमें n पूछा है कौन सा पद जो है वो 81 है, -81 है, यानी Tn आपका दिया गया है, n पूछा जा रहा है। तो Tn बराबर जो होता है a + n-1 इंटू डी होता है, और Tn हमारा जो दिया गया है वो आपका है -81। -81 बराबर a का वैल्यू जो है आपका 21 है, n हमें मालूम नहीं है, गुने d का मान जो होगा वो -3 होगा। -81 बराबर 21 + -3n + 3, यानी -81 21 और 3 हो जाएगा 24 -3n, -81 -24 बराबर -3n, 4 और 1 5 हो जाएगा, 8 और 2 10, -105 बराबर -3n, माइनस माइनस कटेगा और ये 35 दिया 105 हो जाता है, यानी n का मान जो है वो 35 है, यानी 35वां पद जो होगा वो आपका -81 होगा। और ये सब बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, ये सब चर्चित सवाल हैं और ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है और आएगा भी। 2 4 6 8 के n के an पद यानी व्यापक पद, व्यापक पद को ही हम लोग क्या कहते हैं, Tn कहते हैं या an कहते हैं, उसका मान क्या होगा। तो यानी Tn पूछा है कि Tn क्या होगा, किसका, तो इसका, ठीक है। तो ये Tn जो होगा Tn a + n-1 इंटू डी, a का वैल्यू वहाँ से आपका 2 हो जाएगा, n हमें मालूम नहीं है, और d का जो मान होगा वो आपका 4 में से 2 चला जाएगा, 2 बचेगा, यानी 2 + 2n-2, ये 2 से 2 कटेगा, यानी इसका Tn जो होगा वो 2n होगा। इस प्रश्न का जो विकल्प नंबर होगा वो B होगा। आज हम लोग 40 प्रश्न तक करेंगे। देखिए AP का कौन सा पद सबसे पहला ऋणात्मक पद होगा, ठीक है, सबसे पहला ऋणात्मक पद कौन सा होगा। तो इसे ज्ञात करना थोड़ा असंभव है कि कौन सा पद सबसे पहला पद जो है होगा वो ऋणात्मक होगा। तो सबसे पहला पद इसमें कौन सा होगा, अब चेक करके देख लिया जाए। इसे हम ऑप्शन को अब उठाएंगे, क्योंकि थोड़ा डाटा जो है लंबा है, इसलिए हम इसको 121, 117 और 113 है। यहाँ से a का वैल्यू अगर देखा जाए तो 121, d का वैल्यू जो हो जाएगा 117 में से 21 घटाएंगे तो -4, ठीक है। कौन सा पद ऋणात्मक पद होगा, अच्छा कौन सा पद ऋणात्मक होगा, अब देख लिया जाए। 32वां पद को निकाला जाए, T32 यानी a + 31d, a का वैल्यू आपका 121 है, प्लस 31 गुने d का वैल्यू आपका क्या है -4, 121 + 4 एकम 4, अब ये जो होगा आपका प्लस माइनस तो यहाँ माइनस होगा, 4 एकम 4 और 4 तिहाई 12, 121 में से 24 आ जाएगा तो -3, ये अभी माइनस में दिख रहा है हमारा 32वां पद पे। अब हम लेते हैं 15वां पद, तो 15वां पद में a + कितना होगा 14d, a का वैल्यू आपका है 121 + 14 और गुने d का वैल्यू आपका -4, ये 121 14 चौके 56, क्या 121 में से 56 आएगा तो नेगेटिव आएगा, नहीं, घट करके क्या आएगा पॉजिटिव, तब तो ये नहीं होगा हमारा। 20वां पद को देख लीजिए, T20 मतलब a + 19d, अब a का वैल्यू 121 + 19 गुने -4, तो 121 19 चौके 9 चौके 36, बचेगा कितना 3 ना, और 4 और 3 7, 19 चौक 76, 121 में ये भी आपको कौन सा वैल्यू देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा, तब तो ये भी नहीं होगा। 42वां पद को देख लिया जाए, यानी T42 बराबर हो जाएगा आपका a + 41d, a का मान 121 + 41 और गुने d का मान आपका -4, 121 4 एकम 4 और 4 चौके 16, यानी कि यहाँ भी हमें माइनस पद दे रहा है। तो इस प्रश्न के जो विकल्प नंबर होंगे वो a भी होगा और d भी होगा, यानी 32वां पद और 42वां पद दोनों होगा। संख्या 4 एवं 12 के बीच समांतर माध्य, देखिए फिर से समांतर माध्य पूछा है, जिसको हम लोग मध्य पद कहते हैं। अभी जस्ट इसमें प्रश्न संख्या पीछे में आपको दिया गया होगा, समांतर माध्य या मध्य पद, ठीक है। तो वही सवाल है, इसमें भी सिर्फ 2 टर्म दिए गए हैं और ये भी काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछे जाने वाले प्रश्न है ऐसे, मध्य पद या समांतर माध्य। तो समांतर माध्य या तो फिर मध्य पद बराबर हो जाएगा पहला पद प्लस अंतिम पद बटा 2, तो इसमें पहला पद 4 है, अंतिम पद 12 है, बटा 2, 12 और 4 16, 16 बटा 2 ये हो जाएगा 8,
यानी इस प्रश्न का विकल्प नंबर जो होगा वो बी होगा। क्वेश्चन नंबर 35, किसी समांतर श्रेणी का 30वां पद क्या होगा। अब 30वां पद यानी टी 30, तो ए प्लस आपका 29 डी होगा। ए का वैल्यू वहाँ से 4 है 29 और डी का वैल्यू वहाँ से आपका 3 हो जाएगा। तो 4 और 9 तो 27 और 3 दूना 6 2 8 87 और 4 91 हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का विकल्प नंबर जो होगा वो सी होगा। क्वेश्चन नंबर 36, समांतर श्रेणी 5 7 9 11 का कौन सा पद 27 है। कौन सा पद यानी n पूछा है, Tn दिया गया है, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये 27 है, a का वैल्यू आपका 5, n नहीं मालूम है, d का वैल्यू आपका हो जाएगा 2। ये 27 बराबर 5 प्लस 2n माइनस 2, 27 बराबर 5 में से 2 चल जाएगा 3 प्लस 2n, ये इसको 3 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 24 बराबर 2n, 12 दूना के 24, यानी n का मान जो होगा वो 12 होगा। 12वां पद जो होगा वो आपका क्या होगा 27 होगा। क्वेश्चन नंबर 37, किसी एपी का व्यापक पद इतना है तो सार्वंतर पूछा है। व्यापक पद को ही क्या कहते हैं, Tn कहते हैं, इसको हम लोग Tn कहते हैं। और Tn हमारा क्या दिया गया है 3n प्लस 1। और जब भी ऐसा रहेगा n का मान 1 2 3 4 5 रखेंगे, तो n का मान 1 रखेंगे तो 3 गुने 1 प्लस 5 यानी यहाँ हो जाएगा 8। 2 रखेंगे 3 गुने 2 प्लस 5 बराबर 3 दूना 6 5 11 हो जाएगा। 3 रखेंगे 3 गुने 3 प्लस 5 9 और 5 14 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से यानी हमारा एपी जो दिख रहा है वो 8 है 11 है और 14 है। ठीक है, तो इसमें कहा है क्वेश्चन कि सार्वयंत्र बताइए। तो सार्वयंत्र क्या होगा T2 माइनस T1, यानी गैपिंग कितना का है 3 का। यहाँ भी देखिए 3 का गैपिंग है, यानी D कितना हो गया 3 हो गया। तो इस प्रश्न का जो विकल्प नंबर होगा वो B होगा। क्वेश्चन नंबर 38, 3 8 13 18 का 24वां पद क्या होगा। 24वां पद यानी T24 बराबर A प्लस 23 D, 23D। A का वैल्यू वहाँ से आपका 3 हो जाएगा प्लस, और D का वैल्यू वहाँ से आपका 5 हो जाएगा। 3 23 5 115 हो जाएगा, 115 और 3 118, यानी इस प्रश्न का विकल्प नंबर जो होगा वो D होगा। क्वेश्चन नंबर 39 में देखिए, 17 14 11 माइनस 40 का अंत से छठा पद पूछा है। देखिए ऐसे प्रश्न 2 नंबर में पूछे जाते हैं, लेकिन जब से ऑब्जेक्टिव का प्रारूप बनाया गया बिहार बोर्ड के अध्यक्ष के द्वारा, तब से जो है क्वेश्चन को 2 नंबर वाला क्वेश्चन भी 1 नंबर में डालना शुरू किया है। कुछ ऐसे सवाल हैं जो 5 नंबर का ऑब्जेक्टिव है, क्वेश्चन 5 नंबर का होता है जो 1 नंबर में डाला जाता है। तो बिना प्रैक्टिस का कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, 17 14 11 माइनस 40 का अंत से छठा पद पूछा है, अंतिम से छठा पद, तो इसको सजा लेना होगा माइनस 40। अब सबसे पहले देखना होगा कि जब अंत से पूछेगा छठा पद तो इसका गैपिंग कितना का जा रहा है। यहाँ गैपिंग हमारा कितना का जा रहा है, इसमें गैपिंग कितना का जा रहा है -3 का गैपिंग जा रहा है, -3 का। 14 में से 17 जाएगा, -3 बचेगा। तो यहाँ से अब हमको क्या करना है ना कि अंतिम से जब छठा पद पूछा है तो इधर से चलेंगे, अभी इसको उलट लेंगे, उल्टा कर लेंगे, यानी -40। -40 में से आपको -3 को घटा लेना है। तो -40 को -3 से जब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा 17 14 11 है। इस प्रकार से ऐसे जा करके -40 है। अब इसको हम चाह रहे हैं कि इधर से स्टार्ट करें, तो -40 के बाद क्या होगा, -3 हमारा जो सार्वयंत्र दिखाई दे रहा है वो -3 है। तो -40 के बाद जो है से इसके बाद वाला अंक क्या होगा, इसके बाद वाला यानी कि इसके पहले वाला अंक क्या होगा, ये है आपका 17 14 11 ... -40। अब ये इसके पहले क्या होगा ये पूछा जा रहा है। तो इसके पहले हम क्या करेंगे, जब अंतिम से कह रहा है तो इसको घटाएंगे, यानी 40 -40 में से 3 को हमको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। हाँ, घटाएंगे यानी कि उसे इधर से जाए लेंगे तो घटाएंगे, और अगर उस तरफ से लेंगे तो जोड़ेंगे। अगर जोड़ते हैं हम तो -40 और कितना जोड़ना पड़ेगा, -3। तो -3 को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, -43। ठीक है, तो इसके वाले टर्म में जो आएगा वो -43 होगा, यानी -40 के बाद माइनस आपका 43 होगा। फिर आपका क्या हो जाएगा, फिर से 3 जोड़ेंगे, -46 होगा। इसी प्रकार से आपको जोड़ना है। तो अंतिम से छठा पद पूछा है, तो T6 बराबर होगा आपका A प्लस 5D, यानी A का वैल्यू जो होगा हमारा हो जाएगा -40
प्लस 5 गुने, और डी का जो मान होगा वो हो जाएगा आपका, डी का मान कितना होगा, डी का मान इसमें से घटाएंगे ना -40 में से इसको घटाया जाएगा, इन T2 माइनस T1 को घटाएंगे, यहाँ से हमारा चलता चला जाएगा ना, तो माइनस यानी 43 और प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 40, यानी -3 यहाँ भी होगा, वहाँ से भी देख लीजिए -3 है, यानी -40 और -15, 40 और 15 कितना हो जाएगा